हाय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमारी जो चर्चा थी वो टाइप्स ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में चल रही थी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल क्लोज्ड प्रोसेसेस में हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इन प्रोसेसेस में क्या वर्क डन होता है, पॉलीट्रॉपिक वर्क कैसे हम निकालते हैं, ये हमने देखा। अब कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क होते हैं, जैसे कुछ मैकेनिकल वर्क होते हैं, कुछ नॉन मैकेनिकल वर्क होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो देखो, ये कुछ जनरल फॉर्म्स यही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम एनकाउंटर करते हैं जिन प्रोसेसेस को, उसके बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा। मैकेनिकल वर्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो, पहला जो हमारा पहला जो मैकेनिकल वर्क आता है, दैट इज शाफ्ट वर्क। शाफ्ट वर्क, इस शाफ्ट वर्क में क्या होता है, अगर कोई शाफ्ट है, अगर कोई शाफ्ट है तो इसको रोटेट करना होता है। और ये शाफ्ट अगर रोटेट करेगी, समझो इस चीज़ को, अगर ये शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगी तो रोटेट करने में लगने वाला है टॉर्क। अगर मैं टॉर्क की बात करूं, और वो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा टेंजेंशियली इसके सेंटर के अबाउट इसको रोटेट करने के लिए, दैट विल प्रोड्यूस। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू रेडियस, टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। अगर आप देखो तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, फोर्स आप फाइंड कर सकते हो। फोर्स कैन बी रिटन एज, इन दिस पर्टिकुलर केस, टॉर्क अपॉन रेडियस, टॉर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, अगर ये कोई सर्कुलर चीज़ है, ये अगर रोटेट कर रही है, ये अगर रोटेट कर रही है, अब सपोज दैट ये n नंबर ऑफ रोटेशन से n आरपीएम से मूव कर रही है, मतलब n रोटेशन पर मिनट से मूव कर रही है। तो अगर हम इसको n टाइम्स में कितना हमने वर्क किया, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सपोज दैट ये n आरपीएम या स्मॉल n आरपीएफ रिवोल्यूशन पर सेकंड से मूव कर रही है। या हम एक डेटा ऐसा ले लेते हैं, सपोज दैट कि ये जो है n रोटेशंस हो रही हैं, इसकी सिंपल सी बात कर देते हैं, इसकी n रोटेशन को करने में कितना वर्क हमको करना पड़ेगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो यू नो, एक बार रोटेट करेगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर अपने सरकमफेरेंस के बराबर। अगर n टाइम्स रोटेट करेगा तो n टाइम, तो ये इसकी अपनी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, जो फोर्स लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैं फोर्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज टॉर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई आर एन। आर से आर कैंसिल हो गया, आपके पास वर्क डन आया 2 पाई एन टी। तो एन रोटेशन अगर किसी शाफ्ट को मिल रही है और उस पर टी टॉर्क लग रहा है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी 2 पाई एन टी, 2 पाई एन टी। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज स्प्रिंग वर्क। स्प्रिंग के साथ क्या होता है, अगर आप कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को आप अगर स्ट्रेच कर रहे हो x डिस्टेंस से, तो कितना उस पर वर्क होगा, दैट वी विल लर्न। तो चलिए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है
लाइक दैट दिस, एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपने फ्री लेंथ x1 पे है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया x2 पे। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे। इसके लिए वर्क डन कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग होता है। अब मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना चाहूँ कि ये जो वर्क डन होगा इस स्प्रिंग पे स्ट्रेच करने में, वो कितना होगा x1 से x2 में, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप इस स्प्रिंग को dx स्ट्रेच करते हो तो व्हाट यू विल गेट। अगर आप इस स्प्रिंग को, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सपोज दैट एक हमारे पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप dx अमाउंट से स्ट्रेच करते हो, स्प्रिंग को यहाँ से dx अमाउंट से स्ट्रेच करते हो, तो वर्क डन जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज f dx, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन विल बी f dx। f फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो है वो kx के बराबर है, kx x स्ट्रेचमेंट है। तो अगर मैं टोटल वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो दैट इज kx dx फ्रॉम x1 टू x2। k कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, x की इंटीग्रेशन x² by 2 एंड x1 से x2 तक आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो यू नो द वर्क डन विल बी हाफ k x2² माइनस x1²। यह आपका वर्क डन हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स के केस में। तीसरा आता है स्ट्रेचिंग ए सॉलिड बार। ये एक सॉलिड बार है, अगर कोई आयरन की रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड है, अगर उसको स्ट्रेच करना, इलास्टिक रॉड है, तो उसके अंडर इलास्टिक लिमिट अगर हम उसकी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो चलिए इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं किसी बार को, ये हमारे पास एक सॉलिड बार है, इसको मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम स्ट्रेचिंग इट बाय ए डिस्टेंस ऑफ dx, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे। आपको पढ़ाया गया है कि जो स्ट्रेस होता है दैट इज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स जो होगा वो स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होगा। अब dx अमाउंट आपने स्ट्रेच किया तो व्हाट यू विल गेट, you will get f dx will be the work done, and you know this f can be replaced by sigma a dx. This is the work done in case of stretching a bar, stretching a solid bar under its elastic limit. Now coming to the next, that is work done on a thin liquid film. So what will be the work done, that we need to learn how it will be calculated. बहुत सिंपल में, बहुत शॉर्ट में मैं इसको ले चल रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। ये जो थिन फिल्म की बात हो रही है, तो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम को आपने सॉप में डीप कर लिया, डीप करने के बाद यहाँ पे सॉप की फिल्म बन गई। अब आप इस वायर फ्रेम को यहाँ से पकड़ के इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो,
मतलब थोड़ा सा आप इसको मूव करना चाह रहे हो बाई डी एक्स अमाउंट, तो कितना वर्क डन होगा। तो यू नो यहाँ जो फोर्स लगेगा दैट इज वर्क डन इज एफ डी एक्स। ये वर्क क्या है, यहाँ पे वर्क जो है सरफेस टेंशन, आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर मैं इसकी लेंथ L मान लेता हूँ इस वायर की जो लगा हुआ है, जो स्लाइड कर सकता है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और एफ को मैं एस एल डी एक्स लिख सकता हूँ। एल डी एक्स क्या है, एल डी एक्स जो है ये चेंज इन एरिया, जो एरिया चेंज किया। तो द वर्क डन in the case of surface tension is inert is S into dA, surface tension into change in area। इस पे surface tension into change in area यह आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है वर्क डन इन एक्सेलरेटेड बॉडी एंड रेजिंग ए बॉडी। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझने के लिए आपके दिमाग में एक बहुत ही बेसिक क्लास में पढ़ाई गई एक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे किया जाने वाला जो वर्क है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। अगर बॉडी आपकी काइनेटिक एनर्जी में है, सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से चल रहा है, आपने कुछ एक्सेलरेशन देके उसको v वेलोसिटी पहुंचा दिया, तो जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्यों हो रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। आप इसी को ले लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही ले लो, तो आपको पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर बॉडी मूव कर रही है, यहाँ हाफ मास चेंज हुआ नहीं, मैंने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, 2as के बराबर होता है। तो ma इंटू एस, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यू गेट ma इंटू एस। ma इज द फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, यू कैन ऑब्जर्व सिंपली इफ यू आर रेजिंग द वेट ऑफ ए बॉडी। अगर आप किसी बॉडी के वेट को आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हो, देन व्हाट विल बी द वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सपोज अगर मैं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ, कोई हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये सपोज दैट दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट से h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है h1 हाइट पे, और आप इसको h2 हाइट पे ले जा रहे हो। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ वर्क डन। तो ये जो वर्क डन होगा दैट विल बी mg h2 माइनस mg h1, दिस विल बी द वर्क डन इन दिस केस। तो इस तरीके से सारे ही मैकेनिकल वर्क हमने कवर कर लिए, सैफ्ट वर्क, स्प्रिंग वर्क, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग सॉलिड वर्क, और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग थिन लिक्विड फिल्म। वर्क डन इन एक्सेलरेटेड बॉडी हमने देखा वर्क एनर्जी थ्योरम पे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी के केस में हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी के केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने कर लिया, तो वी हैव गॉट द वर्क डन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।